अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल सोहरवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम इकरा, क्या हाल हैं आपके? आज आप बहुत खुश लग रही हैं। सर मैं तो इतना नहीं मुस्कुरा रही, आज काफ़ी अहम पेशरफ्त हुई है, तो सर ब्लॉग का आगाज़ करेंगे। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भी 9 मई के मुकदमात का फैसला सुनाते हुए 108 के करीब मुल्ज़िमान और लीडरशिप को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। अहम बात तो ये है कि फवाद चौधरी और ज़ैन कुरैशी को अदालत ने बरी कर दी है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो 9 मई के मुकदमात हैं, ये पाकिस्तान की सियासत का एक नया रुख मुतय्यन करेंगे। ये जो 9 मई के मुकदमात में सज़ाएँ हैं, 9 मई के मुकदमात की सज़ाएँ जो हैं, वो सियासी जमातों को ये बताएँगी कि उनका काम जो है वो हथियार उठाना, उनका काम दफातरों को आग लगाना, पुलिस की मोबाइल को आग लगाना, रियासत के पर हमला करना नहीं है। सियासी जमातों का काम पुरअमन अवामी राय आमा हमवार करना है, उनकी जद्दोजहद आइन और कानून के दायरे में होती है। यही सियासी जमातों का बुनियादी काम है कि उनकी जद्दोजहद आइन और कानून के दायरे में होती है। वो आईएसआई के दफ्तर पर हमला नहीं करती हैं। पाकिस्तान में आमरीत रही है, फौजी मार्शल लॉ रहा है, पाकिस्तान में लोगों को फौजी मार्शल लॉ में कोड़े भी मारे गए हैं, लेकिन सियासी जमातों ने फौजी मराकज़ पर हमले नहीं किए हैं। ये काम दहशतगर्द तंजीमों का है, बीएलए करती है, टीटीपी करती है और दहशतगर्दाना तंजीमें जो हैं, जो मुसल्लह जद्दोजहद पे यकीन रखती हैं, वो ये काम करती हैं। अब आप देखें ना, लाहौर में कोर कमांडर के घर पे हमला था, फैसलाबाद में आईएसआई के दफ्तर पे हमला था। आप बताएं किसी मुल्क में सीआईए के दफ्तर पर हमला करने के बाद कोई बच सकता है? कोई मुसाद पर रॉ के दफ्तर पर हमला करके बच सकता है? कोई MI6 के दफ्तर पर हमला करके बच सकता है? नहीं बच सकता। हमने लंदन राइट्स में देखा है कि जिसने एक सोशल मीडिया पोस्ट की थी उसको भी सजा हुई है। हमने लंदन के फसादात में देखा है कि अदालतों ने आधी आधी रात तक बैठकर काम किया है और सजाएं दी हैं। लिहाजा अच्छा, आज मुझे एक और बड़ी फोटो इकरा याद आ रही थी। वो जब नवाज शरीफ को सजा हो रही थी ना, तो इमरान खान, डॉक्टर आरिफ अलवी और इन सब को खड़े होकर मिठाई खिला रहे थे अपने हाथ से। दुश्मन मरे खुशी ना करो, सजना भी मर जाना है। नवाज शरीफ की सजाओं पर मिठाई खाने वाले आज अपनी सजाओं पर रो क्यों रहे हैं? उन्हें अपनी सजाओं पर भी मिठाई खानी चाहिए। लेकिन ना जी, वो तो सजाओं को जश्न समझते हैं ना। उनके नजदीक तो नवाज शरीफ को जब सजा हुई थी तो उस दिन मिठाई खाने का मौसम था। तो आज जब 9 मई पर सजाएं हुई हैं तो आज मिठाई क्यों नहीं खा रहे हैं? आज भी वो आप स्क्रीन पर वो फोटो लगाएं कि उस दिन मिठाई खाई जा रही थी, तो आज क्यों नहीं खाई जा रही? इसलिए मेरी राय में 9 मई की जो सजाएं हैं, वो सियासी जमातों को ये सबक देंगी कि उनकी जद्दोजहद जो है वो पुरअमन रहनी चाहिए, उनकी जद्दोजहद आइन और कानून के दायरे में रहनी चाहिए, उनकी जद्दोजहद में पुरतशद्दुद कार्रवाई और या कानून को नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए अगर वो ऐसा करेंगी तो खत्म हो जाएंगे। अब बहुत लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप को सजाएं हो गई तो तहरीक इंसाफ तो खत्म हो जाएगी। नहीं, ये सियासी जमात का हुस्न है। आप उनकी लीडरशिप को सजाएं देंगे, नई लीडरशिप पैदा हो, ये खला नहीं रहेगा सियासत में। आप देखेंगे नया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आ जाएगा, सेनेट में भी नया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आ जाएगा, पंजाब असेंबली में नया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आ जाएगा। जो हल्के खाली होंगे वहां पर नए पीटीआई के लोग इलेक्शन लड़ने के लिए आगे आ जाएंगे। ये कोई तय तो नहीं है कि अयूब खान का पोता या कोई करेगा। हाँ, 9 मई के हवाले से मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ। कोई किसी जर्नैल का पोता हो या बेटा हो, सजा सबको होगी अगर वो 9 मई में है। कोई मुकद्दस गाय नहीं है। ऐसा नहीं है कि जर्नैल के पोते को, फील्ड मार्शल के पोते को सजा नहीं हो सकती। फील्ड मार्शल के पोते को भी 10 साल सजा हो सकती है, जर्नैल के बेटे को भी 10 साल सजा हो सकती है, क्योंकि 9 मई नाकाबिले माफी है। अब आप कहेंगे कि बरी क्यों हो रहे हैं लोग? देखिए, रियासत जो है ना, उसने माफी और तौबा का रास्ता खुला रखा। अगर आप माफी मांगेंगे, तौबा करेंगे और एक अच्छा शहरी बनने का यकीन दिलाएंगे, पुरतशद्दुद और कानून तोड़ने का ना तोड़ने का आगे से ऐलान करेंगे, अपनी गलती पर माफी मांगेंगे,
تو ریاست رحم کر سکتی ہے، عدالت رحم کر سکتی ہے، پروسیکیوشن رحم کر سکتی ہے، رحم کے تو بہت سے فورمز موجود ہیں۔ تو لہذا ہمیں جو بری ہوئے ہیں ان کی معافی کو دیکھنا چاہیے، جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کی ہٹ درمی کو دیکھنا چاہیے۔ سزائیں جو ہیں وہ ہٹ درمی کو اور جرم پر قائم رہنے کی وجہ سے ہوئی ہیں، بریت جو ہے وہ معافی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور آپ کو اس لیے ہوئی ہے کہ آپ کو آپ کی غلطی کا احساس ہوا ہے، اور پوری دنیا میں جب آپ کو غلطی کا احساس ہو جائے تو سزا میں نرمی یا نمی ہوتی ہے۔ تو مزمل صاحب، کیا سزائیں ہوتی ہی رہیں گی یا یہ سلسلہ تھمے گا؟ اقرا، آپ نے اور سزاؤں کے بارے میں سوال کیا ہے، اور سزائیں ہوں گی۔ یہ سزاؤں کا موسم ہے، جیسے برسات کا موسم ہوتا ہے، جیسے سردیوں کا موسم ہوتا ہے، جیسے گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، جیسے بہار کا موسم ہوتا ہے، جیسے خزاں کا موسم ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں سزاؤں کا موسم چل رہا ہے۔ سزائیں تو آتی رہیں گی اور سزائیں ہوتی رہیں گی اور سزائیں قائم بھی رہیں گی اور کوئی معافی بھی نہیں ہوگی۔ لہذا میرا خیال ہے کہ معافی کا وقت گزر گیا ہے، جنہوں نے مانگنی تھی مانگ لی ہے، اب سزاؤں کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پہلے ہی کہا تھا کہ 9 مئی ایک ریڈ لائن ہے جس پر کوئی فوج کمپرومائز نہیں کرے گی۔ ان سب کا خیال تھا کہ یہ عدالتی سہولت کاری کے ذریعے 9 مئی سے بچ جائیں گے۔ میرے خیال میں ان کا وہ خیال غلط ثابت ہوا ہے، وہ کیلکولیشن غلط ثابت ہوئی ہے۔ اس لیے مجھے تو دیکھیں 34 شہروں میں 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے، مجھے لگتا ہے سب جگہ سزائیں ہوں گی، کسی کو کوئی معافی نہیں۔ آج اسلام آباد اور راولپنڈی کی ATCs نے بھی 26 نومبر کے واقعات پر وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں اور فوری طور پر پولیس کو گرفتاریوں کا حکم بھی دے دیا ہے۔ تو اب ان میں کیا معافی ملے گی یا ان میں بھی سزائیں ہوں گی؟ اقرا، جیسے 9 مئی جو ہے نا وہ ایک ریڈ لائن ہے، ویسے 26 نومبر بھی ایک ریڈ لائن، لیکن 26 نومبر کو بھی آپ نے ریاست پر چڑھائی کی کوشش کی اور آپ نے ریاست پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ اپنی بندوقیں، اپنا اسلحہ، اپنے لوگ لائے اور آپ کا خیال تھا کہ ہم ان کے سر پہ اسلام آباد پر جو ہے قبضہ کر لیں گے اور چڑھائی کر لیں گے اور اسلام آباد کی حکومت کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ ایک حکومت کی دوسری حکومت پر چڑھائی تھی، KP کی حکومت کے سر پہ آپ اسلام آباد کی حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، ایسے جیسے کل پنجاب KP پہ حملہ کر دے، سندھ پنجاب پہ حملہ کر دے۔ یہ رواج تو نہیں چل سکتا کہ اگر آپ کی مخالف سیاسی حکومت ہے تو آپ اپنے پکڑیں اور اپنے دوسرے صوبے میں مخالف حکومت کو یا مرکز میں مخالف حکومت کو گرانے کے لیے آپ حملہ کرتے ہیں۔ لہذا میرے خیال میں یہ 26 نومبر جو ہے وہ 9 مئی سے جیسا جرم ہے، اس میں بھی 9 مئی جیسی سزائیں ہوں گی۔ 26 نومبر میں بھی 9 مئی سے جیسی سخت سزائیں ہوں گی، اس میں بھی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اگر کسی کا خیال ہے کہ وہ 26 نومبر کے جرائم سے بچ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ مثال بھی قائم کرنی ہے کہ آپ اپنی ایک حکومت کے سر پہ دوسری حکومت پر حملہ نہیں کر سکتے۔ کوئی جنگل کا راج نہیں، مغلوں کا راج نہیں کہ ایک گورنر نے، ایک حکومت نے دوسری حکومت پر حملہ کر دیا۔ ایک نظام حکومت ہے جس میں صوبائی اور مرکزی حکومتیں ہیں۔ صوبائی حکومت اپنی مرکزی حکومت پر حملہ نہیں کر سکتی۔ لہذا میرے خیال میں 26 نومبر کی بھی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ سزاؤں کے موسم میں 26 نومبر کی سزائیں بھی ہوں گی، اس میں بھی کوئی معافی مجھے نظر نہیں آتی ہے۔ مزمل صاحب، آگے بڑھتے آپ سے پوچھوں کہ علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے اور اشتہاری کا سٹیٹس بھی برقرار رکھا گیا ہے، تو ان کی گرفتاری کیسے عمل میں لائی جائے گی؟ اقرا، آپ نے علی امین کے حوالے سے سوال کیا۔ میرا خیال ہے علی امین ایک پل سرات پہ چل رہے ہیں، اور یہ پل سرات جو ہے وہ کب تک چلیں گے؟ یہ ایک سرکس کا پل سرات ہے، ایک دن وہ فوج کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک دن فوج کے خلاف ہوتے ہیں۔ لہذا وہ ایک مقدمے میں بری ہوتے ہیں، ایک مقدمے میں ان کے وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں۔ نہ اسٹیبلشمنٹ ان پر اعتبار کر رہی ہے، نہ PTI ان پر اعتبار کر رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا وہ 2 کشتیوں کے سوار ہیں۔ جو فیصلہ آباد میں ان کو سزا نہیں ہوئی، یہ بات ٹھیک ہے۔ اسلام آباد سے وہ اشتہاری ہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ 26 نومبر کے مقدمات میں ان کو سزا ہو سکتی ہے، اس بات کا خطرہ موجود ہے۔ 9 مئی کے مقدمات سے وہ بچ جائیں گے، اس کے امکانات موجود ہیں۔ لیکن میرے خیال میں علی امین جو ہیں وہ ایک ایسے پل سرات پہ چل رہے ہیں جہاں وہ روز ڈوبتے ہیں، روز نکلتے ہیں۔ کبھی فوج کے حق میں بیان دے کر PTI میں ڈوب جاتے ہیں، سے ڈوب جاتے ہیں، کبھی PTI کے حق میں بیان دے کر وہ فوج سے ڈوب جاتے ہیں۔ 2 گھروں کا مہمان بھوکا رہ جاتا ہے، 2 کشتیوں کا سوار ڈوب جاتا ہے۔
दो घरों की सियासत आप नहीं चला सकते हैं, वो पुल नहीं बन पा रहे हैं। उनको उनकी हैसियत तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान पुल की नहीं है, इसलिए मैं उनके मुस्तकबिल को इतना को सही या खुशाइन नहीं देखता हूँ। वो एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं और डेली फायर फाइटिंग करके अपना ओहदा बचा रहे हैं। तो मुजम्मिल साहब, आप तो कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ ख़त्म नहीं हुई है, आगे आप क्या देख रहे हैं? आगे तहरीक इंसाफ के साथ क्या सलूक होगा, क्या मुस्तकबिल होगा? इकरा, आपने आगे का मंजरनामा पूछा है कि आगे क्या होगा। देखिए, मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ की ये सजाएं बरकरार रहेंगी। तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप को पार्लियामान से निकाला जाएगा और तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप को जेल में भी डाला जाएगा और तहरीक इंसाफ के अंदर से नई लीडरशिप पैदा होगी। इनकी ये जो नाहल होंगे, इनकी जगह नए लोग इलेक्ट होंगे, वो इमरान खान के साथ भी हो सकते हैं। जो लोग बरी हो रहे हैं वो भी इमरान खान के साथ खड़े भी हो सकते हैं, जिनमें शाह महमूद, जैन कुरैशी, फवाद चौधरी और सब लोग जो हैं वो। तो मुझे एक तहरीक इंसाफ की नई शक्ल नजर आ रही है। मैंने पहले भी एक सवाल के जवाब में आपको कहा है कि सजाओं से सियासी जमात खत्म नहीं होती, उनमें नई क़यादत पैदा होता है। वो जो नई क़यादत है वो क्या होगी और वो कैसे लेके जमात को आगे ले चलती है वो देखी जाएगी। लेकिन मुझे तहरीक इंसाफ इन सजाओं के नतीजे में तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई क़यादत पैदा होती नजर आ रही है, जो तहरीक इंसाफ के आगे को की आगे क़यादत करेगी। अब हमें देखना ये है कि वो नई क़यादत क्या होगी, वो नई क़यादत कौन सी होगी और वो तहरीक इंसाफ को किस सिमत में लेके चलती है। साहिबजादा हामिद रजा को भी सजा हो गई है। हमाद रजा ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और पेशावर हाईकोर्ट से जमानत लेने का फैसला कर लिया। तो क्या पेशावर हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल जाएगी? आपने साहबजादा हामिद रजा और हमाद अजहर के हवाले से सवाल किया। देखें, हमाद अजहर तो कन्विक्टेड नहीं है, वो तो इश्तिहारी हैं, या वो तो इलेक्शन लड़ने के लिए एक हिफाजती जमानत हासिल करना चाहते हैं, जो लेकर वो पंजाब में या लाहौर में इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। जबकि साहबजादा हामिद रजा तो अपनी नाअहली बचाना चाहते हैं और पेशावर हाई कोर्ट से जाकर जमानत लेना चाहते हैं। मेरे ख्याल में अब पेशावर हाई कोर्ट को जमानतों की लूट सेल बंद कर देनी चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट ने जमानतों की बहुत लूट सेल लगाई है और पंजाब का सिंध का हर इश्तिहारी वहाँ जाके जमानत लेता है और वो जमानत देते हैं। मैं मानता हूँ कि क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी जमानत देना पेशावर हाई कोर्ट कानूनी तौर पर पाबंद है, लेकिन वो एक एक दो दो माह की नहीं होनी चाहिए। आपको 2-3 दिन की देनी चाहिए और कहना चाहिए कि जाके मुतल्लिका अदालत से रजू करें। वो कुछ 1 माह की, 2 माह की और फिर उसको 6 महीने तक चलाया जाए तारीखें देकर, वो कोई ठीक शक्ल नहीं है। मेरे ख्याल में हमाद अजहर का भी यही ख्याल है कि वो पेशावर हाई कोर्ट से एक क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी जमानत लें और उसको 6 माह तक अपने इलेक्शन तक चलाएं। और साहबजादा हामिद रजा और भी ये उमर यूब भी सब इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट से अपनी जमानतें लेकर चलाना चाहते हैं, लेकिन ये इनकी नाअहली नहीं रोक सकेंगी। ये जमानतें, ये नाअहल फिर भी हो जाएंगे। ये गिरफ्तारी से बचने का तरीकाकार तो हो सकता है, नाअहली से बचने का तरीकाकार नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगता है कि अब पेशावर हाई कोर्ट से भी उतनी सहूलतकारी नहीं होगी जो पिछले चीफ जस्टिस के दौर में रही है, जब सरताज गुल के लिए रात 12 बजे भी अदालत खोल दी जाती थी। अब मुझे लगता है रात 12 बजे अदालत खोलने का कोई इम्कान नहीं। अब बात करेंगे एक मीटिंग की। तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर के फार्म हाउस पर एपीसी चल रही है ऑपोजिशन की जानिब से, और ऑपोजिशन की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद भी की जा रही है। तो इस सारी मश्क के क्या नताइज देख रहे हैं? ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर वाली एपीसी जो थी ना, वो गुफ्तन शदीदन बर्खास्तन से ज्यादा कुछ नहीं थी। हाँ, ज़रूर वहाँ फ़ौज मुखालफ गुफ्तगू महमूद खान अचकज़ई और सब ने करनी थी, वो अपनी जगह एक बात है, लेकिन उसके नतीजे में पाकिस्तान की सियासत में कोई भौचाल तो नहीं आ जाना था। लेकिन ताहम ये इससे पहले भी हुआ है कि होटल की बुकिंग कैंसल की गई है। आपको याद है एक एपीसी पहले भी कुछ 6 माह पहले एक तनाज़ा ऐसे पैदा हुआ था और अब भी मैं इसको कोई पॉज़िटिव नहीं समझता। मेरे ख़्याल में होटल को बगैर हुकूमती इजाज़त के बुकिंग लेनी ही नहीं चाहिए और जब ले लें तो फिर कैंसल हुकूमत को कैंसल नहीं करवानी चाहिए। अब उनके फार्म हाउस पर एपीसी का मामला है, कर लें, एपीसी कर लेने से क्या होता है। मेरा नहीं ख्याल कि उस एपीसी के नतीजे में को पाकिस्तान की सियासत में बड़ी तब्दीली आ जाएगी।
कुछ रियासत को भी बड़ा दिल रखना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, इतनी छोटी मोटी एक्टिविटीज करने की इजाजत होनी चाहिए। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सोहरवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और हाँ, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।